हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज। अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 6, जिसमें जो टॉपिक है अभी तक हमने पिछली वीडियो में किया कैसे हम ध्यान के रहस्य को जाने और ध्यान इतना करना चुनौतीपूर्ण क्यों होता है, अभी हमने पिछली वीडियो में जो है डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि जब ध्यान इतना चुनौतीपूर्ण है तो ध्यान करने का हम अगर शॉर्टकट जो है रास्ता जानना चाहें, जैसे हम हर चीज़ का जो है ना शॉर्टकट जानना चाहते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से कैसे मंजिल तक पहुंच जाएं, तो शॉर्टकट जो है ध्यान का अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो आज हम बात करेंगे ब्रेन वेव्स के बारे में, यानी कि हम अपने मस्तिष्क के तरंगों के बारे में बात करेंगे कि हम अपने ब्रेन वेव्स को या हम अपने मस्तिष्क के तरंगों को सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, सही दिशा कैसे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मस्तिष्क की तरंगों की जो है वो दिशा हम कैसे तय कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अगर ध्यान का तात्पर्य ऑटोनॉमिक तंत्र में, यानी कि आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम में प्रवेश करने से जुड़ा है ताकि हम सुझावों के लिए ग्रहणशील होते हुए चुनौतियों का सामना कर सके। तो ध्यान क्या है कि आप जो ध्यान होता है वो आपके ऑटोनॉमिक तंत्र में प्रवेश करने से जुड़ा होता है कि आपका जो ध्यान है आप कैसे अपने ध्यान के माध्यम से ऑटोनॉमिक तंत्र में प्रवेश कर पाएं और सुझावों को कैसे ग्रहण कर सकें और चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें। तो हमें जानना होगा कि उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमने ध्यान के जो है एडवांटेज जाना कि कैसे हम ध्यान के माध्यम से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं ईजिली। अब हम ध्यान तक पहुंचे कैसे, तो अगर हम इसके संक्षिप्त उत्तर की बात करें कि इसका जो है वो शॉर्ट आंसर क्या होगा, तो हम अपने ब्रेन वेव्स की यानी कि मस्तिष्क की तरंगों पर सवार होकर ईजिली हम जो है वो हेल्प ले सकते हैं। कहाँ तक जाने के लिए? ध्यान तक जाने के लिए। तो हम अपने मस्तिष्क की तरंगों पर सवार होकर जा सकते हैं। किसी दिए हुए समय में हमारे मस्तिष्क की जो दिशा होगी उसका इस बात पर गहरा असर होगा कि हम सुझाव के लिए कितने ग्रहणशील होंगे। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि एक बार जब आप इन अवस्थाओं को सीख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इन्हें किस तरह व्यवस्थित करना है, यानी कि जब आप एक बार इनको और मैनेजमेंट करने के लिए, इनको व्यवस्थित करने के लिए जब आप सीख जाएंगे तो आपको इनकी अवस्थाओं को जो है व्यवस्थित करना पता चल जाएगा। जब आप इनकी अवस्थाओं को सीख लेंगे तो आप स्वयं को एक से मस्तिष्क की लहरों यानी कि अपने मस्तिष्क वेव के अनुसार एक से दूसरे भाव तक जाने के लिए जो है वो ट्रेन हो जाते हैं और अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। इन वेव्स यानी मस्तिष्क की लहरें जैसे कि एक समुद्र की लहर होती हैं, तो वैसे ही हम अपने मस्तिष्क की लहरों से हम एक भाव से दूसरे भाव को जानने के लिए ट्रेन हो जाते हैं। बेशक, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभ्यास में समय लगेगा, क्योंकि जब हम ध्यान के लिए अभ्यास करते हैं तो इसमें समय लगता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसके लिए समय लगता है, परंतु यह संभव है। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार से जानें। तो आगे इस बुक में डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब न्यूरॉन एक साथ फायर करते हैं, जब हमारे न्यूरॉन्स एक साथ जो है वो फायर करते हैं तो ये आपस में ऐसे तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जब वो फायर करते हैं तो एक दूसरे से जो है वो लेते हैं और देते हैं, यानी कि लेन देन का काम करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो जब ये आदान प्रदान करते हैं तत्वों को तो एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो फील्ड क्रिएट होता है और जो आपका ब्रेन है उसको स्कैन के दौरान इन्हें ही मापा जाता है। जब हम ब्रेन की स्कैनिंग करते हैं तो इन्हीं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इनके तरंगों को ही हम क्या करते हैं, मापते हैं। मनुष्यों की जो मस्तिष्क है ना, तो मनुष्यों की मस्तिष्क की तरंगें जो है असंख्य बहुत सी हैं। इनकी बारंबारताओं को मापा जा सकता है। मस्तिष्क की तरंगें जितनी धीमी होंगी, यानी कि हम क्या मापते हैं जब हम ब्रेन की अपनी स्कैनिंग करते हैं, तो हम क्या मापते हैं, क्या मापने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मापने की कोशिश करते हैं कि तरंग जो हैं वो धीमी कितनी हैं, उनकी जो वेव्स जो हैं वो कितनी धीमी हैं तरंगे, और कितनी तेज है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं जब हम स्कैनिंग करते हैं। तो मस्तिष्क की जो हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं वो जितनी धीमी होंगी, जितनी स्लो होंगी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो आंतरिक दुनिया है, जो हमारा आंतरिक दुनिया है, उतना गहराई तक हम जा सकेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा हम अपने अंदर उतरने की कोशिश करेंगे, जब जब हम उतर सकेंगे अपने अंदर की दुनिया को हम देख सकेंगे, जब हम हमारी ये जो ब्रेन वेव्स होती हैं ना वो स्लो होती हैं। जितना ज़्यादा स्लो होती हैं उतना ज़्यादा हम आंतरिक दुनिया में अपने प्रवेश करते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने आप को जानते हैं। तो जितना ज़्यादा धीमी होगी अवचेतन मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उतना ज़्यादा हम आंतरिक दुनिया में गहराई तक जा सकेंगे। तो अगर हमें अपने अंदर गहराई तक जानना है तो हमें अपने ब्रेन वेव्स को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। तो धीमे से तेज के क्रम में इन अवस्थाओं को हम तो जब हम धीमे से तेज के क्रम में इनको जानते हैं तो इसकी अलग अलग स्टेट होती है, और अलग अलग स्टेट का जो है ना वो नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धीमे से तेज की ओर यानी कि क्रम से देखेंगे। तो डेल्टा, इसकी एक डेल्टा स्टेट होती है, हमारे ब्रेन वेव्स की डेल्टा स्टेट होती है, जिसमें क्या होता है, गहरी अवस्था करने वाली नींद। डेल्टा जो स्टेट होती है, गहरी जो है स्वस्थ करने वाली नींद, यानी कि हम जब गहरी नींद में होते हैं और जो हमें जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हम एकदम हेल्दी फील करते हैं, स्वस्थ फील करते हैं। तो जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हम किस स्टेट में होते हैं, हम डेल्टा स्टेट में होते हैं। तो ये हमारी जो ब्रेन की वेव्स होती है वो डेल्टा स्टेट में होती है, और हम पूरी तरह से अवचेतन होते हैं, हम पूरी तरह से सबकॉन्शियसली होते हैं। फिर आता है इसके बाद थीटा स्टेट, यानी कि हमारे ब्रेन वेव्स की थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में क्या होता है, तो हम कैसे जानें कि थीटा स्टेट क्या है। तो जब हम गहरी नींद और जागरण के बीच में होते हैं, यानी कि हम गहरी नींद में भी होते हैं और जागते भी रहते हैं, हम ऐसी अवस्था में जब होते हैं, ऐसे स्टेट में होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप अब थीटा स्टेट में हैं, यानी कि आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो थीटा स्टेट में हैं। फिर तो डेल्टा स्टेट, यानी कि आप पूरी तरह से अवचेतन और गहरी नींद में हैं, और आपकी जो नींद है वो पूरी तरह से हेल्दी है। इसके बाद आता है थीटा। थीटा स्टेट यानी कि आप सो भी रहे होते हैं और जाग भी रहे, यानी कि गहरी नींद में भी होते हैं और आप जाग भी रहे होते हैं। वो आपकी कौन सी स्टेट होती है, थीटा स्टेट होती है। फिर आता है आपका अल्फा स्टेट, यानी कि आपके ब्रेन वेव्स की जो आपकी तरंगे हैं, आपके मस्तिष्क की, दिमाग की जो तरंगे हैं, वो जब अल्फा स्टेट में होती हैं तब सृजनात्मकता यानी कि कल्पनाशील अवस्था में आप होते हैं। तो आप किस स्टेट में होते हैं, एक क्रिएटिव स्टेट में आप होते हैं। आप विजुलाइज करते हैं, आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, आप इस स्टेट में होते हैं। तो जब आप इस स्टेट में होते हैं, जब आपकी विजुलाइजेशन या कि आप एक क्रिएटिव माइंड जब आपका होता है, तो आप किस स्टेट में होते हैं, अल्फा स्टेट में होते हैं। इसके बाद आता है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट का मतलब होता है सजग विचार, यानी कि आप अब चेतन, आपका जो चेतन मन होता है ना, आप जो है कॉन्शियसली जब आप विचार करते हैं तो आप बीटा स्टेट में होते हैं। और बीटा की भी पता है 3 स्टेट होती हैं। तो बीटा की अगर आप स्टेट देखेंगे तो बीटा 3 स्टेट में होता है। फिर इसके बाद आता है गामा, यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा डेल्टा, जो कि सबसे ज़्यादा स्लो, और हम गहरी नींद में होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, डेल्टा में हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है ना वो बहुत स्लो होती हैं, धीमी होती हैं, और उस समय हम गहरी नींद में होते हैं, और वो हमारे लिए हेल्दी स्लीप हम करते हैं। इसके बाद आता है
बीटा, फिर उसके बाद आता है अल्फा। और हमने जाना कि अल्फा में क्या होता है, रचनात्मकता होती है और कल्पनाशील हम होते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम अल्फा स्टेट में होते हैं। फिर आता है बीटा। बीटा में हम कॉन्शियसली जो है थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं। फिर आता है गामा। गामा है चेतन की उन्नत अवस्था, यानी कि इन सबसे परे चेतन की उन्नत अवस्था है, ये एडवांस, तो इसे हम कहते हैं गामा स्टेट। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि बीटा हमारी रोजमर्रा की जागने की अवस्था है। तो बीटा क्या है, बीटा हमारे जागने की अवस्था है, हम अवेयर होते हैं, हम जो है कॉन्शियसली हम थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारे मन में विचार जो आते हैं वो हम थीटा स्टेट में होते हैं। जब हम थीटा अवस्था में होते हैं, यानी कि जब हम थीटा स्टेट में होते हैं, हमारे जो ब्रेन वेव है उसकी जब थीटा स्टेट में हमारी ब्रेन वेव्स होती है, तो हम चिंतनशील मस्तिष्क, यानी कि जो हमारा चिंतनशील मस्तिष्क होता है जहाँ हम विचार करते हैं, वो है नियोकॉर्टिक्स, इंद्रियों के माध्यम से आने वाली सूचना को संसाधित करता है, यानी कि हमारी जो इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आती है उनको लेता है और हमारे बाहरी और भीतरी जगत के बीच अर्थ पैदा करता है। ये बीटा अवस्था होता है। फिर बीटा को ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बाहरी जगत को ना ये ज्यादा यथार्थ मानता है। तो हम बीटा की जब हमारी ब्रेन वेव्स क्या होती है उस टाइम पे हाई होती है, स्लो नहीं होती है। तो जब हाई है तो हम ध्यान की मुद्रा में नहीं होते, यानी कि हम ध्यान करने के योग्य नहीं होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे माइंड में बहुत से थॉट्स आते हैं, बहुत से विचार आते हैं, तो हम ध्यान करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। अब आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि क्योंकि जब हम बीटा अवस्था में होते हैं तो बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया की तुलना में कहीं अधिक असली लगती है। और क्यों हम बीटा अवस्था में, बीटा स्टेट में ध्यान करने की अवस्था में नहीं होते हैं, इसका रीजन ये है कि इस अवस्था में हम बाह्य जगत को, यानी कि अपनी बाहरी दुनिया को आंतरिक जगत से ज्यादा उसे वैल्यू देते हैं, उसे रियल मानते हैं, यानी कि हमारी जो रियलिटी होती है जिसे हम वास्तविक दुनिया मानते हैं, वो हम आंतरिक की जगह बाह्य दुनिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए हमारे जो माइंड है उसमें बहुत से थॉट्स आते रहते हैं, इसलिए हम ध्यान की अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि मस्तिष्क वेव, यानी कि जो हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं, वो पैटर्न के उसके 3 स्तर होते हैं। हमारे ब्रेन वेव के मस्तिष्क के वेव की जो होती है वो पैटर्न के 3 लेवल होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। बीटा वेव का परिदृश्य बनाते हैं कम रेंज की बीटा, तो कम रेंज की बीटा और मध्यम रेंज की बीटा और उच्च स्तरीय बीटा। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि बीटा 3 स्टेट में होता है, एक कम रेंज का, एक मध्यम रेंज का, मीडियम होता है और एक जो होता है वो उच्च स्तरीय बीटा है। तो बीटा की 3 स्टेट्स होती हैं। तो कम रेंज की बीटा का मतलब है कि आप सहज हैं, आपका जो ब्रेन वेव्स है वो थोड़ा थोड़ा स्लो है। कम रेंज की बीटा यानी कि आपके जो बीटा वेव्स हैं उनकी जो रेंज है वो स्लो है। तो पूरे आप क्या करते हैं, इसमें सहज होते हैं, आप अवेयर होते हैं, आप पूरा ध्यान, जैसे कोई पुस्तक पढ़ना, मान लीजिए कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं ध्यान से अवेयर होकर, मतलब आप क्या हैं, सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो पुस्तक पढ़ने में है, तो आप बीटा की जो है वो कम रेंज में है। इसके बाद आता है मध्यम रेंज, यानी कि जब आप बीटा की मध्यम रेंज में होते हैं तो आप पूरे ध्यान से कुछ सीखना और याद करना, यानी कि जब आप कोई चीज़ को पूरे ध्यान से सीखते हैं, याद करने के लिए जो है किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप मध्यम रेंज की बीटा में होते हैं। उच्च स्तरीय बीटा का मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह से केंद्रित हैं, जब संकट के समय तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स जन्म लेते हैं, यानी कि फिर आप क्या है, पूरी तरह आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह केंद्रित हो जाती है। जब आपके अंदर कोई जो है आपको फील हो रहा है फियर, आपको चिंता हो रही है, अंदर से तनाव पैदा हो रहा है,
तो आपके जो है तनाव वाले हार्मोन्स जो है, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स जो है वो जन्म लेने लगते हैं, यानी कि रिलीज होने लगते हैं। तो बीटा मस्तिष्क तरंग जो बीटा की हमारे ब्रेन वेव्स की तरंग है वो जितनी अधिक होगी, जो बीटा स्टेट है वो उसके 3 स्टेट हैं। तो कम रेंज, मध्यम रेंज और फिर इसके बाद है इसका जो है उच्च स्तरीय बीटा। तो जितना ज़्यादा मतलब रेंज ज़्यादा होगी होगी जितना ज़्यादा बीटा की तरंगे यानी कि वेव्स उनकी जितना ज़्यादा रेंज अधिक होगी उनकी, हम अपने परिचालन तंत्र में प्रवेश करने से उतने दूर होंगे, यानी कि हम उतना ज़्यादा अपने परिचालन तंत्र में यानी कि आप अपने अल्फा अवस्थाओं के बीच झूलते हैं। अल्फा हमारी विश्राम की अवस्था है जिसमें हम बाहरी दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। जब हम अल्फा अवस्था में होते हैं तो यह ध्यान की हल्की सी अवस्था है, यानी कि अधिकतर दिनों में हम बीटा और अल्फा इन्हीं अवस्थाओं में क्या होते हैं, हम झूलते रहते हैं। अल्फा हमारी विश्राम की अवस्था होती है। तो विश्राम की अवस्था क्या है हमारी, अल्फा। इसमें हम बाहरी दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं, यानी कि हम अल्फा अवस्था में क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से अपना फोकस थोड़ा कम करते हैं और अपने आंतरिक दुनिया, अपने अंदर में थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने अंदर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, अपने आप मतलब बाहरी जो दुनिया है उस पे थोड़ा फोकस कम करते हैं और अपने अंदर अपने आप को जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अपने आप पर थोड़ा जब फोकस करते हैं अपने आप को जानने के लिए, तो हम होते हैं अल्फा अवस्था में। जब हम अल्फा अवस्था में होते हैं तो यह ध्यान की हल्की सी अवस्था होती है, यानी कि जो अल्फा स्टेट है वो हमारे ध्यान की थोड़ी सी अवस्था है। इसे आप कल्पना या दिवा स्वप्न भी कह सकते हैं, यानी कि आप इसे अपनी जब ध्यान की आप हल्की अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं, आप चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं। तो और आप स्वप्न देखते हैं, यानी कि आप कल्पनाशील होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में हमारा आंतरिक जगत जो है वो बाहरी दुनिया की तुलना में अधिक यथार्थ होता है, यानी कि आप अब इम्पोर्टेंस किसे देने लगते हैं, आप अपने आंतरिक जगत को देने लगते हैं, क्योंकि हम इसकी ओर ही ध्यान दे रहे हैं। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब हम बाहर जगत से, बाहरी दुनिया से हम अपना ध्यान हटाकर अब अपने आंतरिक दुनिया में, आंतरिक जगत में अपना जो है एनर्जी लगाने लगते हैं। और हम जिस चीज पर एनर्जी लगाते हैं, जिस चीज पर हम फोकस्ड होते हैं, उस चीज पर ही हम यथार्थ मानते हैं, उस चीज को हम वास्तविक मानते हैं। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब हम उच्च बारंबारता की बीटा तरंगों से धीमी अल्फा तरंगों की ओर जाते हैं, यानी कि जब हम उच्च, जब उसकी हाई रेंज होती है, उस बीटा की जो तरंग है, जब बीटा उच्च रेंज का होता है, यानी कि उसका लेवल हाई होता है, तो जब उस रेंज से जब हम धीरे धीरे अल्फा तरंगों की ओर जाते हैं, यानी कि जो हमारे ब्रेन्स की अल्फा वेव्स हैं, जब हम उस ओर जाते हैं जहां हम ध्यान कर सकते हैं, यानी कि अल्फा की ओर जब हम जाते हैं तो हम ध्यान करने के लिए थोड़ा थोड़ा एलिजिबल हो जाते हैं, तो हो सकते हैं विश्रांत अवस्था में एकाग्र व केंद्रित हो सकते हैं। हम इस टाइम पे क्या होते हैं, हम एकाग्रित हो जाते हैं, यानी कि हम अपने आप को क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की लेवल में हम आ जाते हैं। जब हम स्वचालित रूप से फ्रंटल लोब को एक्टिव करते हैं, यानी कि जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, हमारे ब्रेन का जो सबसे सामने वाला जो पार्ट होता है जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं, तो वो एक्टिव करते हैं हम उसे। यह उस मस्तिष्क सर्किट को, जो हमारे ब्रेन की सर्किट होती है, उसको धीमा करता है। हमारा फ्रंटल लोब जो होता है वो हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन के सर्किट को स्लो करता है, जो समय और स्थान को जो है संसाधित करता है। तब हम उत्तरजीवी भाव में नहीं होते, यानी कि तब हम सर्वाइवल मोड में नहीं रहते हैं, तब हम सर्वाइवल फील नहीं करते हैं उस टाइम पे, और उस समय हम रचनात्मक अवस्था में होते हैं, हम एक क्रिएटिव स्टेट में होते हैं, जो हमें बीटा तरंगों की तुलना में सुझावों के लिए अधिक ग्रहणशील बनाती है। क्योंकि जो बीटा स्टेट होती है
वो अधिक ग्रहणशील नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब हमारी ब्रेन वेव्स बीटा स्टेट में होती हैं तो हम बाह्य जगत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत से विचार आते रहते हैं और हमारा जो चेतन मन है वो बहुत सा जो है विचारों को जो है क्रिएट करता है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि इसके बाद थीटा तरंगों में उतरना सीखना और भी चुनौतीपूर्ण है। तो बीटा तरंगों की तुलना में सुझावों के लिए अधिक ग्रहणशील बनाती है ये कौन? जब हम स्वचालित रूप से सक्रिय होते हैं और फ्रंटल लोब हमें क्या करता है, शांत करता है। फिर आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं, इसके बाद थीटा जो तरंगों में उतरना सीखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब हम थीटा स्टेट में आते हैं, अल्फा से जब हम थीटा में आते हैं, तो सबसे पहले हम बीटा, बीटा के बाद अल्फा और अल्फा के बाद अब थीटा में जब आते हैं तो ये थोड़ा और मुश्किल होता है और ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। जो खुद में ऐसी अवस्था है जिसमें हम आधे सोए और आधे जगे होते हैं, इसे हम माइंड अवेक बॉडी स्लीप अवस्था कहते हैं। तो जब हम थीटा, जब हमारी ब्रेन की वेव्स थीटा स्टेट में होती हैं तो उस टाइम पे हम कैसे होते हैं, थोड़ा जागे रहते हैं और थोड़ा सोए रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिमाग तो हमारा जागता है, यानी कि दिमाग हमारा ओपन रहता है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो शांत होती है, वो सोई होती है और इसी टाइम पे हम ध्यान की मुद्रा में होते हैं। तो स्लीप अवस्था में हमारी बॉडी रहती है, इस अवस्था में हम ध्यान करते हैं और ध्यान करने की जो सही अवस्था है वो यही है कि जब हमारा माइंड ओपन हो, जागता हो और हमारी बॉडी एकदम शांत हो, स्लीप मोड में हो, तब ये ध्यान करने की अवस्था है, तभी हम ध्यान करते हैं। क्योंकि इस समय मस्तिष्क वेब ढांचा सुझावों के लिए ग्रहणशील होता है और इस टाइम पे जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस समय इस टाइप का होता है कि हम सुझावों को अधिक ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहणशील होते हैं। थीटा में हम अवचेतन तक जा सकते हैं। थीटा में क्या होता है, थीटा स्टेट जब हमारे ब्रेन वेव की थीटा स्टेट होती है उसमें हम अपने सबकॉन्शियस तक जा सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किस ब्रेन वेव में जब होते हैं तो जाते हैं, जब हम किस में होते हैं, थीटा में होते हैं, क्योंकि विश्लेषक मन काम नहीं कर रहा होता है। और याद रखिएगा कि विश्लेषक मन कब काम नहीं करता है, जब आपका ब्रेन वेव थीटा स्टेट में होता है, वहाँ एनालिटिकल माइंड आपका शांत हो जाता है और तभी हम अवचेतन मन में, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे अवचेतन मन का दरवाजा खुलता है, जब हमारा एनालिटिकल माइंड शांत हो जाता है। और एनालिटिकल माइंड कैसे शांत होता है, जब हमारी ब्रेन वेव की थीटा स्टेट होती है, राइट। तो अवचेतन तक हम जा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकते हैं, अपने विचारों को हम ध्यान ऐसे लगा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस, यानी कि हम अपने अंदर जाने की और जानने के लिए हम ध्यान करते हैं। क्योंकि विश्लेषक मन काम नहीं कर रहा होता है, हम अधिकतर अपने आंतरिक जगत में रहते हैं। थीटा को अवचेतन की कुंजी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो थीटा स्टेट है इसे हम अपने सबकॉन्शियस की कुंजी कह सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस की कुंजी क्या है, तो हमारे ब्रेन की थीटा वेव स्टेट हमारे सबकॉन्शियस की कुंजी है। थीटा को अपने अवचेतन राज्य की कुंजी समझें। तो आगे इसमें लिखा गया है कि जो थीटा स्टेट है हमारे ब्रेन वेव का, उसे जो हमारा अवचेतन मन होता है ना, उसका जो पूरा एरिया होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अगर हम पूरे अपने माइंड की बात करें तो उसमें अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का परसेंटेज देखें तो 95% सबकॉन्शियस माइंड होता है और 5% ही कॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जितना राज्य चलता है ना उसमें उसका, तो उसकी जो कुंजी है वो हमारे ब्रेन की थीटा जो ब्रेन वेव होती है उस स्टेट में जब हम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कुंजी है। आगे आप इस डायग्राम में, इस बुक में जो डायग्राम दिया गया है आप भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्रेन वेव किस तरह से आपके सजग और असजग मन से संबंध रखती है, यानी कि आप कितने अवेयर हैं और कितने अवेयर नहीं हैं, इसका आप इसमें
देख सकते हैं, इसकी स्टेट को भी देख सकते हैं। तो आप इस डायग्राम से सभी ब्रेन वेव की स्टेट को देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें एक सेकंड के अंतराल में इसकी जो तरंगे बनती हैं बीटा स्टेट की, हमारे ब्रेन वेव की जो जब हमारा ब्रेन वेव बीटा स्टेट में होता है, फिर वहाँ से आकर अल्फा स्टेट में जाता है, फिर थीटा स्टेट में जब हम ले जाते हैं, फिर डेल्टा स्टेट में ले जाते हैं, तो इसकी तरंगे कैसे होती हैं। जब हम बीटा स्टेट में होते हैं तो हमारे बहुत से विचार चल रहे होते हैं। जब आप देखेंगे इसके डायग्राम को, तो जब आप बीटा स्टेट में होते हैं तो आप समझेंगे कि कितना जो है इसका जो तरंगे हैं वो बहुत स्पीड चलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत सारे विचार क्रिएट कर रहे होते हैं थीटा स्टेट में, इसलिए हम ध्यान की अवस्था के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। हम ध्यान की अवस्था के लिए जो है वो अपने आप को डिजाइन नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद आता है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में थोड़ा स्लो होता है, जिसमें हम ध्यान के लिए थोड़ा सा एलिजिबल होते हैं। इसके बाद हम आते हैं थीटा स्टेट में, तो आप देखेंगे डायग्राम में कि जो थीटा स्टेट है उसकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो धीरे, उसकी जो रेंज होती है वो स्लो होती जाती हैं। डेल्टा स्टेट में देखेंगे आप, और इसके बाद गामा स्टेट में आप देखेंगे तो जो गामा स्टेट है वो सुपर कॉन्शियस होता है, यानी कि वो चेतन को चैतन्य से जोड़ता है। तो आप जब इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें जो है वो अपने ब्रेन जो वेव्स होती हैं उनकी स्टेट्स को एक सेकंड के अंतराल के दौरान इसकी तरंगे कैसे बनती हैं दिखाया गया है, इसको दर्शाया गया है। गामा जो ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उसके पैटर्न को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि वे सुपर जागरूकता के रूप में, यानी कि आप कितने अवेयर हैं, कितना ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस है, तो ये आपका सुपर सुपर कॉन्शियस के स्तर का, इस लेवल का जो है ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? गामा आपका जब ब्रेन वेव होता है, तो जो चेतन की एक उच्च अवस्था को दर्शाता है, यानी कि सबसे उच्च अवस्था अगर हम कहें चेतन की, वो है जब आपका ब्रेन वेव गामा जब क्या होता है, गामा स्टेट में होता है, यानी कि आपके ब्रेन की वेव किस स्टेट में होती है, गामा स्टेट में होती है। तो आप इन मस्तिष्क तरंगों, यानी कि आप इन ब्रेन वेव्स के स्ट्रक्चर को और अधिक उपयोगी पाएंगे जब आप आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, जब आप इस पुस्तक में जिसमें ध्यान करना कैसे बताया गया है, तो जब आप ध्यान करेंगे तब आप क्या है इसके और यूज जो है इसको और अच्छी तरह से आप इसका रिजल्ट जान पाएंगे। तो ये अपेक्षा ना रखें कि आप अनिवार्य रूप से चाहते ही थीटा अवस्था में आ जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आप जैसे ही चाहेंगे और एकदम से आप थीटा स्टेट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मस्तिष्क की कुछ अवस्थाओं की जानकारी होने से आपको स्वयं पर उनका प्रभाव और मनचाहा पाने में मदद मिलेगी। तो जैसे ही आप मस्तिष्क की जो भी स्टेट्स हैं, जब आप इनकी जानकारी ले लेते हैं, नॉलेज हो जाता है, तो आपको स्वयं पर उनका इफेक्ट और उन पर जो आपका मनचाहा इफेक्ट पाने के लिए आपको इसमें हेल्प मिल पाएगी। तो कैसे आप देख पाए होंगे कि थीटा और अल्फा और सॉरी बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा, फिर डेल्टा, और फिर इसके बाद गामा, जो कि ये क्या होती है, चेतना, हमारी चेतना की एक उच्च अवस्था होती है गामा। तो गामा में तो जाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारी चेतना की सबसे उच्च अवस्था होती है, सबसे हाई स्टेट है गामा स्टेट। जब हमारी वेव्स जो हमारी ब्रेन वेव्स गामा स्टेट में होती हैं, गामा स्टेट में होती हैं। तो आज का जो टॉपिक था कि कैसे हम ध्यान करने के लिए अपनी ब्रेन वेव्स की हेल्प से हम अच्छे से ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, क्योंकि हम जब तक इस जानकारी को नहीं जानेंगे तब तक हम ध्यान की प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, और प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे हम अपने विचारों को शांत करते जाते हैं, जैसे ही विचारों की जो वेव्स की जो रेंज है वो जैसे जैसे स्लो होती जाती है, वैसे ही हम
ध्यान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उतना ज़्यादा हम जागरूक होते जाते हैं और उतना ज़्यादा हम बाह्य दुनिया से ज़्यादा, बाह्य जगत से ज़्यादा अपनी आंतरिक जगत में उतरना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम बाहरी चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी आंतरिक जगत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर हमारे विचार जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो शांत होते जाते हैं, क्योंकि जब हम थीटा ब्रेन वेव में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे विचारों की जो रेंज होती है, जो वेव्स की रेंज होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर जैसे जैसे बीटा की हम स्टेट से नीचे आते जाते हैं, इन वेव्स की रेंज जो है वो स्लो होती जाती है, और जैसे ही स्लो होती जाती है हमारा मन शांत होने लगता है और हम ध्यान करने के लिए योग्य होते जाते हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमारे ब्रेन की जो स्टेट होती है वो कैसे कैसे वर्क करती हैं और कैसे हम समझ सकते हैं कि हम किस ब्रेन वेव में हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7, जिसमें हम जानेंगे नजरिया, भरोसा और धारणा। तो आई होप मैं अच्छे से इस बुक के माध्यम से आप सभी को समझा पाई होंगी। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द ब्लेस्ड। तो